नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मवाना शुगर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। मवाना शुगर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई भी कैंडल चार्ट नहीं दिखाने वाला। आज मैं यहाँ पे स्टॉक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाला हूँ, पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और देखता हूँ रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। साथ में एक बड़े लेवल का यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम जानेंगे कि भाई इस स्टॉक का स्कोप क्या है। साथ में यहाँ पे इसमें जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कहाँ तक देखने को मिलेगा, साथ में जो गिरावट है वो किस लेवल तक आपको देखने को मिल सकती है, साथ में इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न एवरेज यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ में जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है इस स्टॉक का वो क्या रहने वाला है, साथ में जो बुकिंग एवरेज है, जो अब तक जितने भी इक्विटी बाई हुई है उसकी अब तक की लाइफ टाइम की जो एवरेज है वो कितनी है। साथ में अगर मान लो ये स्टॉक अभी फ्यूचर के अंदर डिलिस्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, साथ में बात करने वाले हैं इसके होल्डिंग पैटर्न को लेके कि वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआईआई डीआईआई और साथ में जितने भी पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग कितने कितने और कितने कितने सालों में कितने कितने क्वार्टरली उनमें क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़े हैं। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर आपको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। 1 वीक में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 1 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा, 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ में आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। साथ में लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग टाइम का आपको सभी तरीके से आपको रिटर्न बताऊंगा कि कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि एनालिसिस करते टाइम वीडियोज काफ़ी लंबी हो जाती है और स्टार्टिंग के 2 मिनट आप देख के चले जाते हो तो उसमें तो देखो क्या होता है कि स्टॉक की जो एक तरह से देखा जाए तो जो इंट्रोडक्शन है वही स्टार्ट हो पाती है। असली जो फंडामेंटल्स एनालिसिस होती है वो वीडियो में आपको जितना डीपली जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डीप होता हुआ जाएगा, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें निकल निकल के सामने आती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की। 124 रुपए 35 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 5 रुपए 65 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। साथ में अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.5% से ज्यादा की आपको यहाँ पे जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। अगर स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 83 रुपए 40 पैसे से चल के 137 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है 3.19%। मैं आपको बता दूं, डिविडेंड उसी केस में दिया जाता है जब वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग काफी ज्यादा कम है। तो इस तरह से पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां टाइम टाइम पे डिविडेंड देती रहती है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो 3.19% के आसपास है। ठीक है, साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा कम है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में अगर एक नजर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे डालते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है। जून 2024 का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कंपनी का रिवेन्यू 386 करोड़ के आसपास है। साथ में पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे प्रोग्रेस देखें तो 18% से ज्यादा की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में नेट इनकम की बात करें तो -4 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 70% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आपको 75% से ज्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली एनालिसिस करने के लिए। अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें और स्टॉक का जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है कि यहाँ पे मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। साथ में एक ऐसी चीज जो स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर जो सबसे मेजर की पॉइंट होता है वो आरओई होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई अगर आप कोई भी इक्विटी 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो वहां पे आपको मिनिमम कितने रुपए का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 9 रुपीज 18 पैसे के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आरओसीई। देखो, आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। आप जो भी कैपिटल लगाते हो उसके ऊपर जो यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलेगा वो डिविडेंड यहाँ पे कितना मिल सकता है आपको। यहाँ पे आपको 22 रुपए 9 पैसे के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल्स देखने को मिलेगी। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 104 रुपए 87 पैसे के आसपास है। देखो, अगर स्टॉक की करंट शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस जो है वो 125 रुपए के आसपास है।
ठीक है। लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 104 रुपये 87 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक की जो सबसे बड़ी रेसिस्टेंस होती है वो उसकी बुक वैल्यू होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर मैं कोई भी शेयर 100 शेयर खरीदता हूँ 50 रुपए पे और 100 शेयर खरीदता हूँ 100 रुपए पे, तो मेरी जो एवरेज प्राइस आएगा वो 75 रुपए आएगा। तो मतलब 75 रुपए एक सबसे ज्यादा मजबूत रेसिस्टेंस हो गया मेरे लिए। ठीक है, अगर मेरा स्टॉक 75 रुपए से ऊपर रहता तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, जैसे 75 रुपए से नीचे गिरेगा तो मेरे को एक अच्छा खासा वहां पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो अब तक जितने भी शेयर यहाँ पे खरीदे गए बाय करे गए उनकी जो यहाँ पे एवरेज चल रही है, बुक वैल्यू चल रही है वो 104 रुपए 87 पैसे के आसपास चल रही है। और देखा जाए तो बुक वैल्यू ही यहाँ पे एवरेज वैल्यू होती है और यही सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का। चाहे मार्केट के अंदर कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए, ये 104 रुपए 87 पैसे को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर इससे नीचे ब्रेक किया तो यहाँ पे कंपनी को सबसे बड़ा लॉस है। पब्लिक इन्वेस्टर तो चलो निकल के भाग जाएंगे, लेकिन जो प्रमोटर्स है वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। अगर बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक जाता है तो वहां पे प्रमोटर्स की ठुकाई होती है बढ़िया वाली। ठीक है, और बाय वैल्यू से नीचे अगर वहां पे कोई भी प्राइस लुढ़क जाता है तो वहां पे इन्वेस्टर्स की ठुकाई होती है बढ़िया वाली। तो ये हमेशा रहता है कि बुक वैल्यू से नीचे कभी भी कोई भी स्टॉक नहीं जाता। बुक वैल्यू से नीचे गया तो एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर्स इनकी दब के ठुकाई का माहौल तैयार हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो कभी भी कंपनी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक्स नहीं गिराती और बुक वैल्यू हर साल घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो बुक वैल्यू के अंदर भी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी। बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी तो स्टॉक का जो मजबूत रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ता रहेगा। साथ में बात करने वाले हैं अब इसके फेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू क्या होती है, इसको आसान से शब्दों में हम समझते हैं। मान लो अगर आपने ये स्टॉक खरीद लिया 200 रुपए पे और आप चले जाते हो शिमला घूमने के लिए 2 महीने, और वहां पे आपने ये सोच के गए हो कि भाई मैंने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया और आप शिमला घूम रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी अपडेट नहीं है। 2 महीने के बाद आप शिमला से आ रहे हो, लेकिन उस 2 महीने के बीच में अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है या कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज उसे एक डेट देगा कि भाई इस डेट में 1-1.5 महीने के बाद आपका जो स्टॉक है सारे स्टॉक जीरो कर दिए जाएंगे। ठीक है, और कंपनी की बोली लगा दी जाएगी। ठीक है, और बोली से जो भी पैसा आएगा वो सबको रिकवरी के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वहां पे फेस वैल्यू काम आती है। मान लो जैसे ही कंपनी डिलिस्ट होगी तो जो बंदे वहां पे जैसे ही लोगों को न्यूज मिलेगी तो वहां पे सोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे और एक सेलिंग प्रेशर वहां पे बना देंगे। भले ही कुछ प्रॉफिट के अंदर निकल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो फेस वैल्यू तक वेट नहीं करेंगे, वो तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि न्यूज पक्का है कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। अगर इस तरह की न्यूज पक्की है तो वो इसी तरह से बिहेव करेंगे। जब आप आते हो 2 महीने के बाद शिमला घूम के तो आपको पता चलता है कि आपका स्टॉक जीरो हो गया, तो आपको रिकवरी पे क्या मिलेगा? तो आपको रिकवरी पे यहाँ पे फेस वैल्यू मिलेगी पर शेयर के हिसाब से। तो जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो अगर आपने शेयर खरीदा हो चाहे 100 रुपए पे 150 पे या 200 पे, लेकिन आपको पर शेयर सिर्फ 10 रुपए ही मिलेंगे एज ए रिकवरी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक चिल्लर के भाव में आपको रिकवरी स्टॉक में रिकवरी आपको मिलेगी। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कभी भी फेस वैल्यू को कंसीडर करके नहीं चला जाता, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि उसको ये रहता है कि भाई मैं अपडेट रहूंगा, जैसे मेरा प्रॉफिट बना मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं लॉन्ग टर्म यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि बंदे भले ही मान लो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के साथ निकल जाते हैं, कुछ बंदे लॉस लेके निकल जाते हैं, लेकिन निकल सभी जाते हैं, फेस वैल्यू तक कोई नहीं रहता। फेस वैल्यू तक वही बंदा आके फंसता है जिसको या तो अपडेट नहीं होती स्टॉक की। देखो कई बार कंपनी ना डीलिस्ट होती है लेकिन वहां पे लगातार लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो वहां पे बाय करते रहते हैं। वो बंदे होते हैं जिनको न्यूज का पता ही नहीं होता। जब वो बाय कर लेते हैं और स्टॉक लगातार 2-3 दिन लुढ़कता है तब वो यूट्यूब पे आएंगे, देखेंगे कि भाई न्यूज क्या है, तब उनको पता चलेगा भाई कंपनी तो बंद हो रही है, तब वो भी सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्टॉक मार्केट में जो बिल्कुल सोए रहते हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं हाँ प्लस माइनस चल रहा है, बस यही है सब कुछ, इसी के बेस पे मुझे तो सिर्फ प्लस होते हैं अपना पैसा निकाल रहा है। उनको ये नहीं पता भाई स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है, फंडामेंटल क्या होते हैं, एनालिसिस क्या होती है, प्रॉपर वो अपडेट नहीं रखते, तो वो इस चीज में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं लॉस का। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको 3% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ होल्ड करते हो तो 7.5% के आसपास नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ में आपको 1.17% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात यहाँ पे आती है 1 वीक में अच्छा रिटर्न है, 1 मंथ में भी अच्छा रिटर्न है, 3 महीने में इतना रिटर्न क्यों मिल रहा है, इतना कम क्यों मिल रहा है?
तो हो सकता है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आते आते कंपनी का जो स्टॉक है वो डाउन चला जाता होगा। जब भी कोई भी अर्निंग रिलीज होती है या कंपनी का कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हो सकता है कंपनी वहाँ पे एक लॉस की तरफ चली जाती है, थोड़ी सी गिरावट कर देती है। इस वजह से यहाँ पे 3 मंथ की में जो रिटर्न है वो देखने को नहीं मिल रहा। 6 मंथ की बात करें, अगर 6 मंथ होल्ड करते हो तो आपको 50% का रिटर्न मिलता है, साथ में 9 मंथ में आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर में आपको 12%, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 ईयर में 12% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। 2 ईयर में 60% का आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। 3 ईयर में आप 56% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे 4 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 420% का यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर में यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम है, 273 के आसपास आपको 273% रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब घुमा फिरा की चीज अगर देखी जाए तो ये है कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप 6 मंथ या 9 मंथ होल्ड करते हो तो जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में 1 या 2 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न है। और लंबा टाइम अगर आप लेना चाहते हो तो 4 और 5 ईयर के लिए आप पैसा लगाओ और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो 1 और 2 ईयर का जो यहाँ पे रिटर्न है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो देखो, हो नहीं सकता कि भाई इस बार रिटर्न अच्छे आ रहे हो कंपनी के, तो ज़रूरी नहीं होता आने वाले 4 साल में ये रिटर्न उतने ही हो। तो ये रिटर्न इम्पैक्ट करते रहते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे 2 ईयर का अच्छा खासा रिटर्न है, साथ में 4 और 5 ईयर्स में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो उसको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मत लगाना। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा छोटा अमाउंट लगाया जाता है, बड़ा अमाउंट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ और प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाओ। छोटा अमाउंट लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपको छोटा अमाउंट लगाना है तो आप उस स्टॉक की सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से ईएमआई टाइप सिस्टम होता है, जिसमें आपने मान लो कोई भी एक छोटा सा अमाउंट सेलेक्ट कर दिया, 500, 700, 1000, 1500, मतलब कोई भी अमाउंट जो आप कस्टम अमाउंट चाहते हो उस उतने की आपने सिप शुरू कर दी और वहाँ पे इंस्टॉलमेंट टाइम डाल दिया भाई हर महीने मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते रहे, या 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने, 12 महीने में, जो भी आप टाइम डालोगे उतने टाइम इंटरवल पे आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। और वो सारा पैसा वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में जिस दिन भी उसको निकालना चाहो तो उस टाइम आप निकाल सकते हो। देखो, एफडी वगैरह के अंदर तो एक लिमिट होती है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी साइन नहीं करने। यहाँ तो आप जिस दिन आप सिप बंद करोगे उसी दिन सारा पैसा वापिस, उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलेगा, साथ में जो आपकी मैच्योरिटी वगैरह बनी हुई है वो सारी चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 63.49% के आसपास है। इस साल भी जो होल्डिंग है 63.49% है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग में एक साल में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इस डीआईआई की होल्डिंग के बारे में। अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो होल्डिंग इस बार भी सेम की सेम है। तो यहाँ पे भी क्वार्टर टू क्वार्टर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग लगभग सेम है। साथ में अगर बात करें एफआईआई की तो यहाँ पे देखो एफआईआई की डेटा हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर लास्ट 3 मंथ की बात करें तो लास्ट 3 मंथ में एफआईआई ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर में की, जिसकी वजह से एफआईआई का काफी डाटा काफी ज्यादा स्टॉक्स में इंपैक्ट हुआ है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई का क्या रिकॉर्ड है, पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस साल तक आते आते यहाँ पे 0.58% की होल्डिंग एफआईआई की बढ़ गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर थे 36.19% के आसपास थे, जो इस बार भी यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट हुई है, 35.61 मतलब 35.61% की यहाँ पे होल्डिंग रह गई है, कुछ परसेंट यहाँ पे गिरावट हो गई है, ठीक है। देखा जाए तो जिन स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा भागता है, और इस स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 60% के आसपास है। सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो ये स्टॉक काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे बढ़ने वाला है। अगर यहाँ पे होल्डिंग का जो रेशियो है, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है अगर उनकी होल्डिंग हो जाती है प्रमोटर्स से ज्यादा, मान लो प्रमोटर्स हो जाते हैं 30% के आसपास आ जाते हैं, ठीक है, और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो चले जाते हैं 70%, तो ये एक ऐसा खतरनाक रेशियो है। इस रेशियो के बाद जब भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ेगी आपको स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस देखने को कम मिलेगी। जैसे जैसे देखो, अगर प्रमोटर्स और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग जब तक बराबर रहती है तब तक तो रेशियो बिल्कुल सही रहता है, परफॉर्मेंस स्टॉक की जबरदस्त रहती है। लेकिन जब बराबर के लेवल से प्रमोटर कम होने शुरू हो जाते हैं और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये सोच लेना कि भाई सारे के सारे बंदर प्रमोटर
पब्लिक को थमा के वहां से निकल जाएंगे और सारी पब्लिक लेके बंदरों को बैठी रहेगी। ठीक है, ये कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो यही है कि भाई जो होल्डिंग पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये थी अब तक स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे डीपली एनालिसिस। आपको क्या लगता है भाई स्टॉक के अंदर आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए और कितने टाइम के लिए आपने ये स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि स्टॉक के अंदर ज्यादातर बंदे किस प्राइस रेंज पे खरीदे बैठे हैं और वहां पे वो कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने स्टॉक को होल्ड कर रखा है। ठीक है, इस तरह के डेटा एनालिसिस करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।